नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, राम राम, खैर मकदम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र गढ़वाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आज की सेशन में हम साइंस के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ये सारे क्वेश्चन है वो मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं आने वाली किसी भी भर्ती परीक्षा की जहाँ साइंस का पोर्शन आपके आने वाला है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये सेशन है वो बेहद ही फायदेमंद साबित होगा प्यारे साथियों। तो आप इस सेशन के अंत तक बने रहिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सेशन की। आज का पहला क्वेश्चन है, पादपों में मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करने वाला ऊतक है। दोस्तों, जो पादपों में मृदा से जल व खनिज लवणों को अवशोषण करने वाला ऊतक है वो कौन सा है? तो ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम, संयोजी ऊतक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो पादप क्या करते हैं, मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। पादप मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं और ये जो मृदा से जो जल व खनिज लवण लवण है वो पादपों में अवशोषण किए जाते हैं। वो कौन से ऊतक के द्वारा किए जाते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा साथियों जाइलम के द्वारा। थोड़ा सा मैं आपको पादप के माध्यम से चित्र बना के, थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ। मान लीजिए ये कोई पादप है, तो पादप की जड़ों में क्या पाया जाता है साथियों? पादपों की जड़ों में जाइलम पाया जाता है। इस जाइलम का कार्य होता है मृदा से जड़ों के माध्यम से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करके इसे पादप के अन्य भागों तक यानी पत्तियों तक या अन्य शाखाओं तक पहुंचाने का जो इसका कार्य है वो होता है जाइलम का कार्य। तो दोस्तों, ये जड़ों में पाया जाता है और वाहिनिकाओं और वाहिकाओं के माध्यम से पादप के अन्य भागों तक जल व खनिज लवणों का पहुंचाने का इसका कार्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। पत्तियों में संचित भोज्य उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है कि जो पौधे में पत्तियां होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करती है? भोजन या भोज्य उत्पादों का निर्माण करती है साथियों। और ये जो भोज्य उत्पाद है वो पत्तियों में क्या होता है? स्टार्च के रूप में संचित रहते हैं साथियों। तो इन्हें पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने वाला ऊतक कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जो फ्लोएम होते हैं वो पत्तियों में संचित भोज्य उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं साथियों। मान लीजिए कि ये कोई पादप है और इस पादप की जो ये पादप है, तो इस पादप की जो पत्तियां हैं, पत्तियों में क्या होता है? पत्तियां हैं, पत्तियों में फ्लोएम पाया जाता है साथियों। तो ये फ्लोएम क्या करता है कि जो हम पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, तो ये फ्लोएम क्या करते हैं, इन भोजन को जो भोज्य उत्पाद होते हैं उनको पादप के अन्य भागों यानी जड़ों तक या अन्य भागों तक या जहाँ कहीं भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पहुँचाने का कार्य करता है फ्लोएम। तो आप थोड़ा सा यहाँ ट्रिक से याद कर सकते हैं साथियों कि जो जाइलम होता है, जाइलम क्या करता है? जाइलम जल को लेकर जाएगा, क्या करेगा? जड़ों से मृदा से जल व खनिज लवणों का शोषण करके पादप के अन्य भागों तक लेकर जाएगा। तो जा से जाइलम और जा से जाएगा। आप यहाँ थोड़ा सा ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जाइलम में जा आता है पहला वर्ड, और जो जाएगा यानी कि जो जल व खनिज लवणों को लेकर ऊपर तक यानी पत्तियों तक कौन लेकर जाएगा? जाइलम लेकर जाएगा। दूसरा है कि जो फ्लोएम ऊतक है वो क्या करता है कि जो पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है उसे पादप के अन्य भागों तक क्या करेगा? फैलाएगा। तो जाइलम तो लेकर जाएगा और फ्लोएम क्या करेगा? फैलाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, जो पत्तियों में भोज्य उत्पादों को अन्य भागों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो होता है फ्लोएम का। और आपको यहाँ ट्रिक से याद करना है कि जाइलम क्या करेगा? जल व खनिज लवणों को पादप के अन्य भागों तक लेकर जाएगा और फ्लोएम क्या करेगा? फैलाएगा। तो जाइलम से जाएगा याद रखना और फ्लोएम से फैलाएगा याद रखना। यानी कि फ्लोएम तो क्या करता है? अन्य भागों तक फैला देता है और जाइलम क्या करता है? ऊपर तक ले जाता है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है?
दोस्तों आप सबको पता है कि पौधे हो या चाहे मनुष्य या और कोई जीव हो जो श्वसन की क्रिया करते हैं, सभी जीवों में श्वसन की क्रिया पाई जाती है साथियों। और आपको मैंने पहले बताया था कि श्वसन दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनोक्सी श्वसन। तो जो पादपों में श्वसन की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भाग लेता है कौन सा जो भाग है, यानी कौन सी जो पार्ट है जो महत्वपूर्ण भाग लेता है श्वसन की क्रिया में, तो जड़ों द्वारा श्वसन होता है, तने द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा होता है या फिर बीज के द्वारा। तो दोस्तों जो पत्तियां होती है पादप की, वो क्या करती है, श्वसन में महत्वपूर्ण भाग लेती है साथियों। पत्तियों का जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो श्वसन क्रिया में सहायक होती है पत्तियां। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए ये कोई पत्ती है, तो इस पत्ती के ऊपर क्या क्या होता है साथियों, इसके ऊपर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। पत्ती के ऊपर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में और श्वसन की क्रिया में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं साथियों। कौन? रंध्र। क्योंकि ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर भेजने में और वापस से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में और ऑक्सीजन के आदान प्रदान में ये एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है साथियों। कौन? पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र। तो जो पत्तियां होती है वो डायरेक्टली महत्वपूर्ण रोल निभाती है श्वसन की क्रिया में साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं साथियों। ऑप्शन है स्वतंत्र नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइड के रूप में या अमोनिया के रूप में। दोस्तों पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। सॉरी साथियों। दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे वायुमंडल है उसमें जो नाइट्रोजन है वो मतलब जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती है, और इसे जो पौधे होते हैं वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? NO3 नाइट्रेट के रूप में। तो साथियों क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन होती है ना, नाइट्रोजन को सबसे पहले नाइट्राइड में बदला जाता है। किस में? नाइट्रोजन को नाइट्राइड में बदला जाता है, नाइट्राइड में बदला जाता है। और उसके बाद में नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदला जाता है। किस में बदला जाता है साथियों? नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदला जाता है साथियों। तो जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने वाले जीवाणु होते हैं उनका नाम है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास याद रखिएगा साथियों, मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, नाइट्रोसोमोनास। और जो नाइट्राइड होती है उसे नाइट्रेट में बदलने वाले जीवाणु होते हैं नाइट्रोबैक्टर। तो याद रखना, नाइट्रोजन जो वायुमंडल की होती है उसे सबसे पहले नाइट्राइड में बदला जाता है, नाइट्राइड में बदलने के बाद में इसे नाइट्रेट में बदला जाता है साथियों। तो जो मतलब सबसे पहले नाइट्रोजन को नाइट्राइड में बदलने वाला जो जीवाणु होता है वो तो होता है नाइट्रोसोमोनास। और उसके आगे जो नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदला जाता है, नाइट्रेट में, तो उसको बदलने वाला जीवाणु नाइट्रोबैक्टर होता है साथियों। तो सिंपली आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पर्णहरित में पाई जाने वाली धातु है, यानी कि पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णहरित के द्वारा या क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं साथियों। तो इसमें कौन सी धातु अपना रोल प्ले करती है साथियों। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम या कॉपर। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों जो मैग्नीशियम धातु होती है जिसका प्रतीक होता है Mg। ये पाई जाती है पर्णहरित की क्रिया में और इसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी एक अपना महत्वपूर्ण रोल होता है साथियों। तो पादपों की पत्तियों में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ऑप्शन होगा इसका सी राइट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों को अध्ययन को स्पर्मेटोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, साइंस की कई शाखाएं होती है जिनमें पादपों की कई शाखाओं का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। जैसे फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। सब्जियों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। और साथ में यहाँ जो एंथोलॉजी है उसमें क्या होता है, पुष्पों की जो मतलब खेती का अध्ययन किया जाता है साथियों। तो ये साइंस की अलग अलग शाखाओं में अलग अलग चीज़ों का अध्ययन किया जाता है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण रात्रि में होता है, दिन और रात्रि में होता है, केवल दिन में होता है या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। कब होता है? केवल दिन में। अब समझना थोड़ा सा यहाँ पे दिन में क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश केवल आपको पता है दोस्तों दिन में ही मिलता है, साथ रात को नहीं मिलता है, दिन में ही सूर्य का प्रकाश मिल सकता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। और साथ में जो पत्तियों पर रंध्र पाए जाते हैं उन रंध्रों को जो वो रंध्र खुलते हैं वो केवल दिन में ही खुलते हैं, रात में वापस बंद हो जाते हैं। इसलिए जो प्रकाश संश्लेषण की श्वसन की क्रियाएं हैं ज़्यादातर दिन में ही होती है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? प्रोटीन, स्टार्च, वसा, विटामिन। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? मुख से निकली लार है वो स्टार्च का पाचन करती है, यानी स्टार्च को माल्टोज में बदल देती है साथियों। हमारे मुख में जो लार होती है वो लार पाई जाती है, कौन सी लार पाई जाती है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। जो टाइलिन एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है साथियों। तो मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? स्टार्च को माल्टोज में बदलती है साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टेनिन, टाइलिन या रेजिन। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया जो मनुष्य की लार होती है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और ये क्या करता है कि जो स्टार्च होती है उसे माल्टोज में बदल देता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है मनुष्य के शरीर में यूरिया व यूरिक अम्ल कौन से अंग में रुधिर से अलग किए जाते हैं साथियों? दोस्तों क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे शरीर में यूरिया व यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, क्योंकि जो मूत्र निर्माण की क्रिया होती है उसमें क्या होता है, मूत्र के साथ में यूरिया और यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो कौन से अंग में ये जो होते हैं जो कि फिल्टर होते हैं, यानी यूरिया व यूरिक अम्ल है वो अपने मूत्र से कौन से अंग के द्वारा अलग किए जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है मूत्राशय में, मूत्रवाहिनी में, वृक्क में या फिर यकृत में। तो दोस्तों जो अपनी जो वृक्क है क्या है, जो वृक्क पाए जाते हैं जिनको किडनी भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने मूत्र में पाए जाने वाले यूरिया व यूरिक अम्ल को मूत्र से अलग कर देते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं एक तरह से जो मूत्र को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। किडनियाँ, दोस्तों आपने सुना होगा कि जो किडनियाँ होती है वो हमारे मूत्र को मतलब एक तरह से साफ या फिल्टर करने का कार्य करते हैं। और जिन लोगों में कई बार आपने देखा होगा कि अगर मान लो किसी व्यक्ति में किडनियाँ खराब हो जाती हैं तो किडनियों की डैमेज होने की वजह से उस व्यक्ति में क्या होता है, जो मूत्र के रूप में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है वो नहीं हो पाते हैं साथियों, क्योंकि उनमें महत्वपूर्ण रोल होता है, वो होता है वृक्क या फिर किडनी का होता है साथियों। इसलिए मानव शरीर में यूरिया व यूरिक अम्ल को रुधिर से अलग करने वाला जो अंग होता है वृक्क या फिर किडनी साथियों। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये सेशन बेहद ही पसंद आया होगा। अगर आपको बिल्कुल एकदम अच्छे क्वेश्चन लगे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों। और साथ ही आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करके आप मेरे को थोड़ा सा अपना मोटिवेशन दो साथियों, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतना अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। और थोड़े दिन में आपको इस चैनल के माध्यम से टॉपिक वाइज सीरीज मिलेगी जहाँ साइंस के बेस्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलेंगे साथियों आपको, जहाँ आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी साथियों। इस वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि भविष्य में आने वाले समय में आपको एक बेहतरीन कंटेंट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा साथियों। आप जहाँ कहीं भी आपके एग्ज़ाम में साइंस का पोर्शन आता है, इस चैनल के माध्यम से आपका एक क्वेश्चन मतलब इतना अच्छा कंटेंट दिया जाएगा कि एक क्वेश्चन भी बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी प्यारे साथियों। तो आप इस चैनल से हमेशा के लिए जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।